कल हमने ओवरहेड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रीअपोर्शनमेंट का रेसिप्रोकल मेथड किया था। रेसिप्रोकल मेथड में हमने देखा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो वो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज के बदले में कॉस्ट चार्ज करते हैं। हमने उसमें अलजेब्रिक मेथड देखा जिसमें हम इक्वेशंस बनाते थे, x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती थी हम उसे रीअपोर्शन करते थे। और फिर लास्ट पे हमने कल ये सीखा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का क्या मतलब बनता है। हमने ये लर्न किया कि अब्जॉर्प्शन का मतलब है द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मीनिंग बनेगा चार्जिंग ओवरहेड कॉस्ट टू अ प्रोडक्ट। और हमने उसमें देखा कि एक चीज कैलकुलेट की, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हमने कैलकुलेट किया इस फार्मूला से, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ से हमने कहा कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट वी मस्ट हैव टू थिंग्स, वन इज द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एंड other one is the budgeted activity level, that is the budgeted base. We further discussed that there might be 6 possible bases to calculate overhead absorption rate. We discussed one by one. First one is budgeted production units. If we use budgeted production units as a base, then the overhead rate will be dollar per unit. And if we use budgeted machine hours, then the rate will be dollar per machine hour. Same is the case with labor hours. Budgeted labor hours को अगर हम बेस बनाएं तो पर लेबर आवर रेट आ जाएगा। Then we can use direct material cost as a base. तो अगर हम बजटेड मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाएं तो फिर आंसर हमारा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाएं फॉर अब्जॉर्प्शन तो फिर आंसर जो बनेगा वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी। मैंने आपको ये बताया कि ये परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाता है तो आंसर के साथ डॉलर साइन नहीं बचेगा, तो परसेंटेज में हम बना लेंगे उसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। और इसी तरह we can use budgeted prime cost as a base for calculation of overhead absorption rate. In this case, the overhead absorption rate will be the percentage of prime cost. And we all know what is the meaning of a prime cost. Prime cost is the sum of direct material cost plus direct labor cost and direct expenses. इन तीनों को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट बनता है। तो इसका मतलब है फिर डाटा के अंदर प्राइम कॉस्ट दी होनी चाहिए। जब हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे, देन in order to find the absorbed overheads we need to multiply this rate with the actual activity level. We did an example, वो क्वेश्चन हमने जो कल किया जिसमें हमने प्रोडक्ट ए बी सी, तीन प्रोडक्ट्स थी, हमने उनका पर यूनिट ओवरहेड फाइंड किए और फिर हमने डिपार्टमेंटल रेट का कॉन्सेप्ट देखा, ये इलस्ट्रेशन हमने की थी। फिर हमने ब्लैंकेट रेट का कॉन्सेप्ट भी देखा कि ब्लैंकेट रेट का मतलब है पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट। और फिर हमने प्रोडक्ट बी की कैलकुलेशन मैंने आपको करवा दी थी और प्रोडक्ट ए और सी की कैलकुलेशन आपने खुद ही करके मुझे चैट बॉक्स में उसके आंसर बता दिए थे। तो यहाँ तक बच्चों हमने कल काम किया। और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, व्हाट्सएप पे मुझे सोल्यूशन भेज दिया था, आपने खुद से मैच भी कर लिया होगा। तो अगर ये ओके है तो अब हम अगली बात स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, मैं अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज सिखाता हूँ ओवरहेड्स में। अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। हमने कल अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट सीखा। Absorbed overheads are equal to overhead absorption rate multiplied by actual activity level। और हमें पता है कि जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है वो कैलकुलेट हम करते हैं बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। बजटेड एक्टिविटी लेवल भी लिख सकते हैं, बजटेड बेस भी लिख सकते हैं। तो यहां से रेट आ जाएगा, उस रेट को हम ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे। द आंसर विल बी अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। हमने यहां तक कल डिस्कस किया था। आज जो हमने हेडिंग बनाई है अंडर और ओवर अब्सॉर्ब की, अब ये इसका मतलब समझते हैं। अंडर और ओवर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स, इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर आएगा, इस आंसर को यहां लिखेंगे और उसमें से एक्चुअल ओवरहेड्स को माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आंसर या अंडर होगा या ओवर होगा। अब ये अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं एक न्यूमेरिक इलस्ट्रेशन के साथ। ये डाटा है इलस्ट्रेशन 7, अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब अगेन वही तरीकाकार, सबसे पहले क्वेश्चन की बॉडी लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमने क्या करना था। अगर हम ये समझ जाएं तो फिर टॉपिक मुश्किल रहता ही नहीं है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द L लिमिटेड फॉर पीरियड 8, ओवरहेड्स budgeted 80,000, hours labor hours worked budgeted 20,000। एक्चुअल भी दिया हुआ है आपको और पूछा क्या हुआ है, ओवरहेड्स फॉर अंडर अब्सॉर्ब्ड और ओवर अब्सॉर्ब्ड। दोनों में से एक काम होना होता है, या अंडर होते हैं या ओवर होते हैं। तो अब देखें, मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा के आया हूं अभी अभी कि अगर हमने अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड हो ना उसका फॉर्मूला लिख लिया करें। अंडर और ओवर का फॉर्मूला लिखा अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब इस डाटा में से ढूंढते हैं क्या क्या चीजें सीधी सीधी दी हुई हैं। तो देखिए, उसने एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 90,000, तो मैं ये लिख लूंगा जी 90,000। क्या उसने अब्सॉर्ब्ड दिए हुए हैं? नहीं, उसने बजटेड दिए हुए हैं। लेकिन हमें ये पता है कि अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स फाइंड हो सकते हैं। कैसे? वो फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया था, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल। अब एक्चुअल लेवल दिया हुआ है, अगर आप डाटा में देखें तो ये जो 20,000 है ये क्या है, 22,000 सॉरी, ये लेबर आवर्स है। तो यहां पे मैंने लिख लिया एक्चुअल लेवल 22,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। OAR नहीं है, तो OAR का फॉर्मूला तो मुझे पता है, बजटेड ओवरहेड्स
डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब क्वेश्चन में देखें, बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं 80,000। बजटेड लिखा हुआ है, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट $80,000, और बजटेड लेवल भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 20,000। इट मींस ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 20,000, तो आंसर बनेगा $4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। दिस इज द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, that is the overheads will be charged at a rate of 4 per direct labor hour। तो ये मुझे मिल गया यहां से $4। अब आप $4 को 22,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 88,000। और ये किस चीज का आंसर है? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। और जब अब्जॉर्ब्ड मिल गए तो मेरा मसला हल हो गया, मुझे तो अब्जॉर्ब ही चाहिए थे 88। अब इनका डिफरेंस आया, 88 में से जब 90,000 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा 2,000 का। अच्छा, अब हमने इसको नाम देना है कि क्या ये अंडर है या ओवर है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि अंडर ओवर कैसे डिसाइड करना है। ये वर्ड है अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यानी जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं क्या वो अंडर हैं या ओवर हैं। अंडर का मतलब होता है छोटा होना, ओवर का मतलब होता है ज्यादा होना। तो अब देखें, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की फिगर है 88,000 और एक्चुअल है 90,000। अब्जॉर्ब्ड का मतलब है टू कस्टमर्स, चार्ज टू प्रोडक्ट्स। अब्जॉर्ब का मतलब है चार्ज टू प्रोडक्ट्स और कस्टमर, क्योंकि प्रोडक्ट किसने लेनी होती है? कस्टमर ने। और एक्चुअल का मतलब है जो हुआ है, यानी अब्जॉर्ब्ड हमारा अंदाजा था, हमने अपने अंदाजे की बुनियाद पे जो कस्टमर्स को या प्रोडक्ट्स को पूरे महीने में, अगर ये मंथली डाटा है तो पूरे महीने में हमने 88,000 के ओवरहेड्स प्रोडक्ट्स को चार्ज किए, और जब वो मंथ एंड हुआ तो जो एक्चुअल ओवरहेड्स आए वो 90,000 आए। तो इसका मतलब है हमने कस्टमर्स को या प्रोडक्ट्स को ओवरहेड्स कम चार्ज किए हैं, यानी 90,000 के ओवरहेड्स चार्ज होने चाहिए थे, लेकिन हमने जो चार्ज किए हैं वो 88 है। इसका मतलब है अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम चार्ज हुए हैं, तो इसके आंसर के साथ लिखा जाएगा 2000 अंडर अब्जॉर्ब, क्योंकि अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब है ये वो ओवरहेड्स हैं जो प्रोडक्ट्स को चार्ज किए ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। दिस माइट बी अ मंथ और अ ईयर और अ क्वार्टर और अ वीक। तो आपने, मैं फर्ज कर रहा हूं ये 1 महीने का डाटा था, तो 1 महीने में आपने 88,000 के ओवरहेड्स प्रोडक्ट्स को चार्ज किए बेस्ड ऑन बजटेड डाटा, क्योंकि हमने रेट निकाला था बजटेड डाटा से। बजटेड डाटा क्या होता है? प्लान्ड डाटा। हमने सोचा था इतना खर्चा होगा हमारा पर आवर, तो हमने 88,000 चार्ज कर दिया, और बाद में जब महीना खत्म हुआ तो जो हमारे ओवरहेड्स एक्चुअल इंकर हुए वो 90,000 के। तो इसका मतलब है हमने थोड़े चार्ज किए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एंड इफ अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर मोर, लेट्स से कि हमने 95,000 चार्ज कर लिए थे, तो अगर 95,000 अब्जॉर्ब हुए होते, एक्चुअल एक्सपेंस 90 आता, तो फिर 5,000 ओवर अब्जॉर्ब्ड होना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी अगले सवाल और भी करेंगे तो वहां पे ये बातें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि सर हम अब्जॉर्ब क्यों करते हैं? व्हाई वी अब्जॉर्ब ओवरहेड्स? हम एक्चुअल का वेट कर लिया करें बजाय इसके कि हम पहले अब्जॉर्ब करें और उसके बाद अंडर और ओवर की कैलकुलेशन में जाएं, फिर पता चले कि ज्यादा चार्ज हो गए या कम चार्ज हो गए। तो एक कॉमन सेंस एक सवाल जनरेट करती है कि हम
एक्चुअल का ही वेट कर लिया करें, हम अब्जॉर्ब किया ही ना करें। तो ये भी एक एग्जामिनर अक्सर एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी अब्जॉर्ब ओवरहेड्स, हम क्यों अब्जॉर्ब करते हैं। बुक में इसका आंसर होगा, लेकिन मैं भी आपका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। मैं आपके लेवल पे एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आपको ये पता है कि जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आना होता है, डायरेक्ट लेबर आनी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने होते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी चार्ज करने होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप एक शॉप पे गए, आपने वहां से एक बर्गर बाय किया। लेट्स से दैट शॉप इज ऑफ मैकडॉनल्ड्स शॉप। मैकडॉनल्ड्स पे आप गए, आपने कहा मुझे एक ग्रैंड चिकन स्पाइसी दे दे। अब उसको पता है कि इस ग्रैंड चिकन स्पाइसी वाली डील में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, जो इंटरनेशनल मैकडॉनल्ड को रॉयल्टी पे होनी है वो कितनी है। उसको ये डायरेक्ट चीजें पता है कि इतने डॉलर का पैटी है, ये बर्गर है, ये सॉस की कॉस्ट है, ये फ्राइज है, ये ड्रिंक की कॉस्ट है। उसको डायरेक्ट चीजें सारी पता है। अब बाकी बचे उसके ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या आएगा, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, अकाउंटेंट की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी उसे चलो पता है जी, फिक्स होती है नॉर्मली। इनडायरेक्ट मटेरियल भी उसे पता होगा कि नॉर्मली मैं महीने में डिटर्जेंट्स इतने यूज करता हूँ सफाई वगैरह के लिए, टिश्यूज की कॉस्ट इतनी है, तो वो भी उसने कोई एस्टिमेट लगाया होगा। लेकिन जब आपका ये ग्रैंड चिकन स्पाइसी डील जब तैयार हुई, तो उस दौरान जो ओवन यूज हुआ, उस ओवन पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनेगा वो कितना होगा, ये उस वक्त उसे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि रेट इलेक्ट्रिसिटी का हर वक्त चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कहे कि भाई आप ये डील खा लें, मेरा बिल आएगा तो फिर हिसाब किताब कर लेंगे। तो फिर कितने % लोग वापस जाएंगे उसे पैसे देने। तो पता ये चला कि हमें ओवरहेड्स ऑन द स्पॉट इसलिए अब्सॉर्ब करने होते हैं कि हमने कस्टमर से प्राइस चार्ज करनी है। हम प्राइस तब तक चार्ज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कॉस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अपने कस्टमर को वेट तो नहीं करा सकते, या हम उसे कि ठीक है तुम ये आज चीज खा लो और इस डेट को आता है तो फिर हिसाब कर लेंगे कि तुम्हारे पैसे कितने बनेंगे। और फिर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बनाने का एक दूसरा फायदा, यानी पहला फायदा तो ये हो गया, वी आर एबल टू चार्ज अ प्राइस ऑन स्पॉट। हमने एक एस्टिमेशन कर ली है, अब उसमें 19-20 होता रहेगा, वो कोई मसला नहीं है। वो एट द एंड देख लेंगे कि ज्यादा चार्ज हो गए थे कि या कम चार्ज हो गए थे। अगर कम चार्ज हुए तो एक्सपेंस बन जाएगा, ज्यादा चार्ज हो गए तो इनकम हो जाएगी। अच्छा, अब इसका एक फायदा ये भी होता है कि फ्लक्चुएशंस नहीं आती रेट्स में। आपको मैं अब इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं। पेट्रोल महंगा होता है तो जितने लोकल बिजनेसेस हैं ये फौरन अपने रेट रिवाइज कर देते हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो गई है, अब इस चीज का रेट ये होगा। ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही ले लें, तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है वो फौरन किराए रिवाइज कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर कंपनीज है लाइक डेवो है, वो फौरन नहीं चेंज करती, उसका एक प्रोसेस है, उसने उस प्रोसेस के तहत जाके एक सर्टेन टाइम के बाद रेट रिवाइज करना है। तो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स उन्होंने उसको अब्सॉर्ब किया हुआ। अगर रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से एक्चुअल एक्सपेंस कल को ज्यादा हो जाता है तो वो ओवर अब्सॉर्ब्ड हो जाएगा, और अगर कम हो जाता है तो अंडर अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इट मींस दो चीजें हमें पता चली कि हम क्यों अब्सॉर्ब करते हैं। एक तो ये है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट ना करें डेली बेसिस पे, क्योंकि अगर एक रेट फौरन चेंज होता जाए तो वो फिर एक अच्छी चीज नहीं है, एक अच्छा इमेज नहीं है। और दूसरा जो मेन रीजन है अब्सॉर्ब करने की, वी नीड टू कैलकुलेट प्राइस, और प्राइस तभी आएगी जब कॉस्ट होगी, और कॉस्ट कंप्लीट तभी होगी जब ओवरहेड्स होंगे। तो इसलिए हम ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने इसका आंसर वैसे 2000 अंडर अब्सॉर्ब निकाल लिया था, ये डायरेक्ट लेबर आर इसका रेट आ गया। देन अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स 88, एक्चुअल ओवरहेड्स ये, और 2000 अंडर।
ये नेगेटिव साइन मैंने लिखा था, आप नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, बस आपने ये वाला वर्ड सही चूज करना है, क्योंकि उसने जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है ना, उसने 2000 ओवर भी दिया होगा, 2000 अंडर भी दिया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि अंडर वाला सिलेक्ट होना था या ओवर वाला। चलें एक इलस्ट्रेशन और करते हैं। The following data relates to period 9, budgeted data, actual data. Overheads अंडर और ओवर बताना है। अब हमें पता है कि अंडर और ओवर कैसे आता है, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, जो चीज रिक्वायर्ड है ना उसका फार्मूला फौरन लिख लेना। अंडर और ओवर रिक्वायर्ड था, उसका फार्मूला लिख लें। क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई हैं ना सीधी सीधी उनको पुट करें। जैसे एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए 146,200 लिख लिया, अब्जॉर्ब्ड नहीं है तो अब्जॉर्ब्ड निकाल लेते हैं। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फार्मूला होता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल। अगेन वही ट्रिक यूज करें, जो जो दिया हुआ है वो लिख लें। एक्चुअल लेवल दिया हुआ है जी 7928, OAR नहीं दिया हुआ, OAR निकल सकता है। बजटेड ओवरहेड 148,750 डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल, मशीन आवर्स है तो इसको करें 148,750 डिवाइडेड बाय 8500, तो ये रेट आ जाएगा 17.5 और इसको 7928 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया जी 138,740। तो यहाँ पे 138,740 लिख लें, इसमें से 146,200 माइनस कर दें तो ये आंसर आया जी 7460। और ये आंसर क्या बना, अब्जॉर्ब्ड थोड़े हैं एक्चुअल से या ज्यादा हैं, थोड़े हैं तो ये अंडर अब्जॉर्ब्ड जी। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर अंडर और ओवर करते हुए हमें किस चीज पर फोकस करना है, एक्चुअल पर या अब्जॉर्ब्ड पर। ये वैसे आपने अपने आप को ऐसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये वर्ड लिखा जाता है अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड, यानी हमने किसके एंगल से देखना है, अब्जॉर्ब्ड के एंगल से। जैसे एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब हम कहते हैं अंडर 19, सपोज करें क्रिकेट टीम बनानी है अंडर 19, तो कौन से लोग आएंगे, जो 19 से छोटे हैं, यानी हमने किस पे फोकस किया, 19 से पे, तो 19 से अंडर वाले आने हैं। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर लें। हमने क्या फाइंड करना है, अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड, यानी अब्जॉर्ब्ड को देखना है कि अब्जॉर्ब्ड थोड़े हैं या ज्यादा हैं। तो ये जिनको कंफ्यूजन थी, मेरा ख्याल है कि मेरी इस एग्जांपल के बाद उनकी कंफ्यूजन दूर होगी बता दें मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा है कि सर अगर आंसर 0 आ जाए, ओके लेट्स से मैंने फार्मूला लिखा, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आए 146,200 माइनस 146,200, तो आंसर आ गया 0। अब आप मुझे बताएं ये अंडर है या ओवर है, कॉमन सेंस की बात है बस। जी 0 जो आया, 0 अंडर होगा या ओवर होगा। जी शाबाश, ये ना 0 का मतलब है कि ये बराबर है, दोनों चीजें बराबर हैं। जैसे मैं अंडर 19 टीम की बात कर रहा हूँ तो एक बच्चा कहे कि मेरी उम्र तो 19 साल है, मुझे टीम में आना चाहिए या नहीं, मेरे पूरी 19 साल है। तो मैंने कहा भाई मेरा क्राइटेरिया है अंडर 19,
तो तुम अंडर नहीं हो। तो यहाँ पे ये आंसर 0 है, ये ना अंडर है ना ओवर है, इसके साथ कुछ नहीं लिखना, 0 0 होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है अकाउंट्स में। जी, 0 को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्लानिंग थी ना, वो प्लानिंग हमारी इतनी, हम कमाल के प्लानर है ना कि वेरिएशन आई ही नहीं। जितना हमने कस्टमर को चार्ज किया उतना ही हमारा खर्चा हुआ, तो ये 0 हो गया। ये वेरी रेयर होगा प्रैक्टिकली, लेकिन 0 का मतलब सही आपने बताया है कि ये फुली अब्जॉर्ब्ड है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। ओके जी, अब आपने ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं करनी, अगर है कोई सवाल तो पूछे, मैं बड़े शौक से जवाब देता होता हूँ स्टूडेंट्स के इस तरह के सवालों का। जी, अब एक चीज और सुने। ये तो सीधा सीधा सवाल था ना कि जी अंडर और ओवर बता दो। अब आपका पेपर एमसीक्यू है, और आपको पता है एमसीक्यू बड़े ट्रिकी बन सकते हैं। बजाय इसके कि वो अंडर और ओवर की कैलकुलेशन करवाए, वो अंडर ओवर दे दे और कुछ और पूछ ले, तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है। यानी डाटा ही है ना, उसे इस तरह अरेंज कर दे कि हम कोई भी मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज को कहते हैं वर्किंग बैकवर्ड, रिवर्स कैलकुलेशन। तो ये अब वो वर्किंग बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा है। मैं इसकी रीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन पे लेके जाता हूं, आप देखेंगे कितना मजे का सवाल है। इलस्ट्रेशन 8, a business absorb its fixed production overheads on the basis of direct labor hours। ये उसने बेस बता दी, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे अब्सॉर्ब होगा। The budgeted direct labor hours for week 24 were 4200। तो 4200 budgeted labor hours है ड्यूरिंग द वीक। वर वर्क का क्या मतलब है, पास्ट टेंस को शो करता है, यानी इतना काम हुआ। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर्ड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर्ड हुए, इंकर्ड का क्या मतलब होना, यानी एक्चुअल ओवरहेड जो हुए वो $16,700 के। द ओवरहेड्स वाज अंडर अब्सॉर्ब्ड बाय 1310। पूछा क्या है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द वीक। अब देखें, अंडर और ओवर उसने हमें खुद ही दे दिया, तो यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे, अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड overheads are equal to absorbed overheads minus actual overheads। ये फार्मूला होता है। इस डाटा में से जो जो कुछ दिया हुआ है वो लिख लें। उसने हमें दिया हुआ है अंडर अब्सॉर्ब्ड 1310, तो ये 1310 आ गया। एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 16,700, तो इसका मतलब है एक ही चीज बची है, वो यहां से निकल आएगी। अच्छा, ये बताइएगा अंडर अब्सॉर्ब्ड कब होता है, जब ये वाली फिगर छोटी हो। बात गौर से सुनने वाली है। अंडर तब होता है जब अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम हो। मैं अभी आपको बता के आया हूं पिछली एग्जांपल में, अंडर अब्सॉर्ब तब होता है जब अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड थोड़े हों। स्क्रीन पे देखिएगा गौर से। इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ना, ये छोटी है तभी अंडर हुआ। छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये आंसर नेगेटिव है। अब सवाल के अंदर उसने बिल्कुल हिंट नहीं दिया कि 1310 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसने सिर्फ इतना बताया है कि ये अंडर है। तो ये ट्रिक था इस सवाल में।
अब जिसने इसे पॉजिटिव समझ के कर लिया उसका सवाल गलत हो जाएगा, जिसने इसे नेगेटिव बना के किया उसका सही हो जाएगा। तो देखें, अंडर अब्जॉर्ब तब होता है जब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थोड़े हों, यानी ये वाली रकम छोटी है, अब्जॉर्ब्ड छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस की, आंसर माइनस में आएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये 16,700 इधर आके पॉजिटिव हो गया, इसमें से 1310 लेस करें तो ये फिगर आ गई जी अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की। तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर बन गया जी $15,390। अच्छा, क्या हमसे अब्जॉर्ब पूछा था? नहीं, उसने हमसे बजटेड पूछे हुए हैं, बजटेड ओवरहेड्स। चलें देखते हैं, इसी से रास्ता निकलेगा। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का क्या फॉर्मूला होता है? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल। अच्छा, अब्जॉर्ब का आंसर आया 15,390। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट नहीं पता हमें, लेकिन एक्चुअल लेवल दिया हुआ था सवाल में 4050। लेबर आवर्स एक्चुअल कितने दिए हुए थे? 4050। तो यहां से 15,390 डिवाइडेड बाय 4050 इज इक्वल टू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो यहां से ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का आंसर बना लें। $3.80 पर लेबर आवर। अच्छा, ये भी नहीं पूछा था, इसका मतलब है कि अभी मुझे कुछ और भी देखना है। अच्छा, हमने क्या निकाला अभी? OAR। और अगर आपको याद हो OAR किसके बराबर होता है, तो आपको पता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब वैल्यूज पुट करते हैं जो जो है सवाल में। 3.8 हमने रेट निकाल लिया हुआ है। बजटेड बेस दी हुई थी क्वेश्चन में, 4200 बजटेड लेबर आवर्स थे, तो ये 4200 आ गया। तो यहां से बजटेड ओवरहेड कॉस्ट निकल आएगी, और मेरा ख्याल है यही पूछी हुई है। तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी? 3.8 को 4200 से ज़रब दे दें। तो यही पूछा हुआ था। तो ये देखें, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्स कैलकुलेशन, वर्किंग बैकवर्ड। यानी सीधा अंडर ओवर कैलकुलेट नहीं कराया, उसने कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट करा ली। वो चाहता तो OAR भी पूछ सकता था, तो फिर सवाल यहाँ OAR तक एंड हो जाना था, लेकिन उसने बजटेड ओवरहेड पूछा था, तो मुझे फिर उस जगह तक जाना पड़ा। तो देख लेते हैं जी आंसर इसका। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 15,960। तो 15,960 एग्जैक्ट मैच कर गया जी। तरीका डिफरेंट है, उसने वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, उससे कोई मसला नहीं है। आपने तो फिगर लिखनी थी ना कि 15,960 क्या है, वो फिगर हमारी बिल्कुल ठीक है। अब बताएं जी, यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं। हमने क्या सीख लिया? अंडर ओवर सीख लिया, और साथ में हमने उसकी वर्किंग बैकवर्ड भी सीख ली। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं जवाब देता हूँ, वरना फिर आगे चलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक सवाल आया, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट सेम है? बेटा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसका मतलब होता है कि वो फिक्स रहेगी।
वो सैलरी भी हो सकती है, वो ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मली ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सेम है। तो ओवरहेड का वर्ड लिखा हो साथ तो वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए वो लिखेगा कि ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, क्योंकि ओवरहेड्स वेरिएबल भी होते हैं ना। तो फिक्स्ड लिखेगा तो उसका मतलब फिक्स्ड है, वेरिएबल लिखेगा तो उसका मतलब वेरिएबल है, ये एज पर बिहेवियर है। तो वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं ओवरहेड्स। तो बजटेड का मतलब है प्लान्ड। प्लान्ड वेरिएबल भी हो सकते हैं, प्लान्ड फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो दोनों का टोटल कर लें तो वो टोटल ओवरहेड्स हो जाएंगे। यानी दो तरह के ओवरहेड्स एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड। तो दोनों को टोटल कर लें तो वो टोटल ओवरहेड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स का नाम ही आ रहा है। तो बजटेड का मतलब प्लान्ड है, यानी वो चीज जो हमने एडवांस में फोरकास्ट कर ली है कि भाई ये इतना खर्चा होगा। जब पीरियड एंड होगा उस वक्त एक्चुअल कितना होगा वो बाद में पता चलेगा। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 जो है ये मेरा ख्याल है सिंपल ही है। इसमें बजटेड दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिए हुए हैं, एक्चुअल दिया हुआ है और ओवर अब्जॉर्प्शन दी हुई है। मशीन आवर्स फाइंड करने हैं, तो ये आप फाइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसको आप खुद से कीजिएगा। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कौन से वाली है 5, ये आपने खुद से करनी है। रिवर्स कैलकुलेशन की है, अंडर और ओवर दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर एंड पे सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन पहले नहीं देखना। ये उसने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की है कि अब्जॉर्ब्ड और एक्टर या ओवर आता है। तो ये उसने कहा है कि ये उसके अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे, ये एक्चुअल है। तो अगर अब्जॉर्ब्ड उससे नीचे रह जाएं तो अंडर अब्जॉर्ब्ड होता है, और अगर ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएं तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ओवर अब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। तो ये ग्राफ है, ग्राफ आपने बनाना नहीं है। आपको मैक्सिमम सीबी के पेपर में ये डायग्राम दिखाई जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर अब्जॉर्ब्ड क्या है और ओवर अब्जॉर्ब्ड क्या है। ये देखें, मैंने पिछले पेज पे यहाँ पे लिखा था कि ये ओवर अब्जॉर्ब्ड है, और उसने यहाँ पे अगले में ये आगे बता भी दिया है कि ये ओवर है। अच्छा, अब मैं जी आपको इसकी डबल एंट्री सिखाता हूँ। डबल एंट्री क्या होती है ओवरहेड्स की, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ओवरहेड्स में कितनी चीजें होती हैं? 3। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तीनों की मैं वन बाय वन आपको इसकी एंट्री बताऊंगा, बल्कि 2 की तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। आपको याद होगा जब मैंने मटेरियल का चैप्टर पढ़ाया तो मैंने एक एंट्री कराई थी, इनडायरेक्ट मटेरियल जब इशू होता है, इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। जरा अपनी असेसमेंट करें, आपको याद है इसकी एंट्री? अभी पता चल जाएगा आपको कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। जब आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते थे प्रोडक्शन को, तो आपको मैंने इसकी मटेरियल के चैप्टर में एंट्री पढ़ाई थी। जिनको याद है उनके लिए शाबाश, और जिनको याद नहीं है वो अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, देर नहीं हुई। आपको याद होगा हम तब एंट्री करते थे FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल के अकाउंट से मटेरियल चला गया, और कहाँ चला गया? FOH का पार्ट बना तो FOH डेबिट हो गया। सपोज कर लेते हैं कि $500 का मटेरियल था, तो हमने इसकी एंट्री की 500 और 500 से मटेरियल को क्रेडिट कर दिया। तो ये है जी एक एलिमेंट, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो हमने एंट्री की FOH अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद
अभी हमने पिछला चैप्टर लेबर का पढ़ा, तो वहां हमने बात की थी कि जो इनडायरेक्ट लेबर होती है ना, वो एफओएच का पार्ट बनती है। तो एंट्री ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी मैंने आपको तब सिखाई थी। तो क्या एंट्री थी कि इनडायरेक्ट लेबर एफओएच का पार्ट बन जाती है, तो एंट्री हुई एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सपोज कर लेते हैं $800 की थी जी इनडायरेक्ट लेबर, 800, और क्रेडिट किसे करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट को। आपको ये एंट्री मैंने लेबर के चैप्टर में भी पढ़ाई हुई है। अब तीसरा एलिमेंट बचा एफओएच का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम जिस भी एक्सपेंस को लिख रहे होंगे, मैं पहले उनकी एक लिस्ट बना लेता हूं ना कि कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। रेंट है, सपोज कर लेता हूं 1000। डेप्रिसिएशन है, सपोज कर लिया 500। और इलेक्ट्रिसिटी है। ये तीनों मैंने समझाने के लिए एक्सपेंसेस लिख लिए कि ये 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब मैंने इसकी एंट्री करनी है। तो आपको याद होगा कि रेंट एक्सपेंस है, तो जब रेंट बढ़ता है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने अगर कैश दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, आपने ये एंट्री की होगी। इसी तरह डेप्रीसिएशन की आप एंट्री करते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये आप फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारी एंट्रियां पढ़ी हुई हैं आपने। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की आप एंट्री करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने पे कर दिया, सपोज कर रहा हूँ कैश अकाउंट क्रेडिट 1200। ये एंट्री आपने एक्सपेंस की है। अब ये वाले एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में चले गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्लासिफाई कर दिया आपने। इसको नाम क्या दे दिया, एफओएच है जी ये। तो इसका मतलब है ये सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर हुए कहाँ पे, एफओएच अकाउंट में। तो हम एंट्री करेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इन सब का टोटल कर लें 1500 और 1200, 2700। क्रेडिट किसे करें, रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 1000, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 500, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट 1200। यानी ये पैसे वहां से उठा के एफओएच में ट्रांसफर कर दिए। एफओएच में ट्रांसफर करने का मतलब है प्रोडक्ट को चार्ज हो गए। अभी हम चार्ज करने की एंट्री करेंगे। ये तो हमने रिकॉर्डिंग की है। ये वाली जो एंट्री मैंने आपको कराई है ना, ये जिसको मैं रेड बॉक्स में करने लगा हूं, ये मैं आपको ना भी कराता तो सही था, मेरा गुजारा हो जाना था, क्योंकि ये मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये एफएफए वाली एंट्री है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है। ये मैं आपको ना भी कराता तो ठीक था, लेकिन मैंने करवाई इसलिए है कि हो सकता है कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो कि उसे ये वाली एंट्री याद आ जाए और वो कहे कि हमने एफएफए में तो पढ़ा था कि रेंट की एंट्री होती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, आज सर ने रेंट को क्रेडिट कर दिया है, तो इसलिए पहले मैंने आपको वो वाली एंट्री कराई है कि वो उसी तरह होनी है। पेमेंट वगैरह है वो आपकी, वो पेमेंट होगी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई, वो एंट्री हो चुकी है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि अगर वही चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उनको एफओएच में ट्रांसफर करना होता है। तो ये एफओएच अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट
क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये आपके ओवरहेड्स इंकर हुए। तो ये तीन चीजें, ओवरहेड्स में तीन चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमने उन तीनों की रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, रिकॉर्डिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, रिकॉर्डिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब ये रिकॉर्डिंग हो गई, फिर अगली बात है कि हमने अब्जॉर्ब करना सीखा है। अब हमने अब्जॉर्प्शन की एंट्री करनी है। तो अब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या होगी? एंट्री टू रिकॉर्ड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब्जॉर्ब का क्या मतलब पढ़ाया आपको अभी? अब्जॉर्ब का मतलब है प्रोडक्ट को चार्ज करना। तो उसको कहते हैं, प्रोडक्ट को चार्ज करने को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। यानी हमने पैसे लगा के प्रोसेस में डाल दिए। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कहां से ये पैसे निकले? एफओएच के अकाउंट से। सपोज कर लेते हैं अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे आगे 4200, मैंने सपोज किया है ये डाटा अपनी तरफ से कि अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आगे 4200। तो मैंने एंट्री की वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट 4200, एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 4200। तो ये एंट्री है जी अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की। इन एंट्रीज के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बस ये ना कहना कि रिपीट करें, क्योंकि रिपीटिशन आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना प्लीज। जी ब्रेक करते हैं। ब्रेक का मुझे याद है, मैं सिर्फ एक काम और कराना चाह रहा हूं, फिर ब्रेक कर लेते हैं। नहीं, अब्जॉर्ब की रिकॉर्डिंग टोटल में होगी, पर यूनिट में नहीं होगी। एक एक यूनिट की नहीं, नॉर्मली बल्क्स में प्रोडक्शन होती है तो वो टोटल कर लेते हैं। अब्जॉर्ब की रिकॉर्डिंग टोटल में कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड भी कर लेते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। वो आपको पता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फिक्स रूल नहीं है, जैसे मैनेजमेंट का दिल करे वैसे कर सकते हैं। जी कुछ बच्चों ने मुझे एंट्री साथ साथ भेजी हैं, तो उनकी एंट्रीज ठीक हैं। अच्छा, जब आप छोटे थे, कोई तकरीबन साल पहले, आपने एफएफए पढ़ा, तो एफएफए में आपने एंट्री के बाद अगला स्टेप सीखा था लेजर में पोस्टिंग। अब मैं आपके सामने ये एफएच कंट्रोल अकाउंट बनाने लगा। बाकी लेजर नहीं मैं बना रहा, सिर्फ एफएच का कंट्रोल अकाउंट बना रहा। पहली एंट्री से शुरू कर लेते हैं। ये वाली एंट्री, पहले वाली, एफएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। एफओएच डेबिट हो रहा है 500 से। क्यों डेबिट हो रहा है? मटेरियल के अगेंस्ट, तो यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। तो ये चीज क्या हुई? एंट्री पोस्ट हो गई। अगली एंट्री पे आते हैं। एफओएच डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है? वेजिस के अगेंस्ट। अच्छा जी, अगली एंट्री पे आ जाते हैं 2700। एफएच डेबिट हो रहा है 2700, किसके अगेंस्ट? रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे यहाँ लिखना है रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। कितना कितना? 1000, 500 और 1200, यानी टोटल 2700 से एफओएच डेबिट हुआ है। तो ये जी हमने उस एंट्री की रिकॉर्डिंग कर ली, एफओएच अकाउंट डेबिट हो रहा था। अगली एंट्री पे आ जाए, यहां पे एफओएच क्रेडिट हो रहा है।
तो क्रेडिट साइड पे लिख लें। क्यों क्रेडिट हो रहा है? वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि लेजर की दोनों साइड बराबर होती हैं। डेबिट साइड का टोटल क्या बनता है? 2 3 4 4,000। क्रेडिट का 4200। और आपको पता है कि जो बड़ा होता है वो यहाँ टोटल में ये आएगा। और आपने तब सीखा था कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये लेजर का बैलेंस बनता था। आप ऐसे लेजर को बैलेंस करते रहे कि एंट्रियां पोस्ट कर लें, दोनों साइड्स का टोटल कर लें, ये बैलेंस निकल आया। अच्छा, अब सुनिएगा और देखिएगा भी। ये जो सारा कुछ था, ये सारा कुछ क्या है? ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। यानी ये वो हैं जो आपका एक्चुअल पैसा लगा, मटेरियल का, वेजेस का, रेंट का, डेप्रिसिएशन का, इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर्ड है। और ये 4200 क्या था? अब्सॉर्ब्ड है। ये 4200 क्या था? अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। इसका मतलब है अब्सॉर्ब्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो या अंडर होता है या ओवर होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है? अंडर या ओवर। तो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं जी 4000 और आपके अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 4200। तो अब्सॉर्ब्ड ज्यादा हो गए हैं तो फिर ओवर होता है। तो ये जो है ये ओवर अब्सॉर्ब्ड को शो करेगा। ये बैलेंस जो डेबिट साइड पे जो बैलेंस है ये ओवर अब्सॉर्ब्ड को शो करेगा। और अगर आपका बैलेंस इस तरफ आ जाता तो फिर ये अंडर अब्सॉर्ब्ड होना था। ठीक है, तो आप लेजर से भी अंडर ओवर निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे एमसीक्यू भी नजर आएंगे जिसमें उसने लेजर दिया होगा, डाटा दिया होगा और कहेंगे कि जी अंडर या ओवर बता दें। तो फिर आपने वो फार्मूला यूज नहीं करना, आप लेजर बना लेंगे, वहां से आपका अंडर या ओवर निकल आएगा। तो इस केस में अंडर या ओवर जो है वो आपका नहीं, अंडर नहीं आया, ओवर आया। क्यों ओवर आया है? क्योंकि अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा थे। अच्छा, ये जो अंडर अब्सॉर्ब्ड है और ओवर अब्सॉर्ब्ड है, इसका कॉन्सेप्ट आपको लेजर से भी मैंने बता दिया। अब आप ब्रेक करें, फिर मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ कि बुक ने क्या बताया है। और आप देखेंगे कि बुक ने शायद इतनी इन डेप्थ नई चीजें बताई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कंप्लीट आपके सामने एंट्री भी नजर आ रही है और आपको ये लेजर भी बना दिया है और ये भी बता दिया है कि अंडर और ओवर। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंट्रीज का। एक बच्चे ने सुजेशन दिया है कि ब्रेक जो है ना वो जोहर की नमाज के टाइम पे किया करें। तो बेटा क्लास हमारी 1:40 पे ख़त्म हो जाती है, तो जोहर की नमाज आप बाद में पढ़ लिया करें। अगर हम नमाज की ब्रेक करेंगे तो फिर हमें 15 मिनट की करनी पड़ेगी। तो वो हमारा इफेक्टिव टाइम जो है वो, हम नमाज जोहर की तो बाद में भी पढ़ सकते हैं ना, मगरिब की का ज़रा ज़्यादा होता है कि उसको एंड टाइम पे पढ़ लें तो ज़्यादा सही है। जोहर का तो टाइम होता है अभी। ये देखें जी, ये लेजर बना हुआ है, ये ओवरहेड का अकाउंट है, ये इनडायरेक्ट लेबर आ गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, दोनों का टोटल आ गया। ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में क्या जाता है, जो हम प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। तो ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। अब बैलेंस इस तरफ आया तो ये बैलेंस जो है ये अंडर अब्सॉर्ब्ड। तो यही लेजर मैंने आपको बता दिया
मेरा लेजर बल्कि इससे ज़्यादा डिटेल्ड है। मैंने एक्सपेंसेस में 3 तरह के एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट कर लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो लेजर में बैलेंस आया है, ये वाला 200, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ज़रा आपका FFA का नॉलेज चेक करते हैं। ये जो 200 बैलेंस आया, इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहेंगे या क्रेडिट बैलेंस कहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए। चार जवाब आए हैं अभी तक। 3 कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है, एक कह रहा है डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। मेजॉरिटी को क्रेडिट बैलेंस लग रहा है, 2-3 लोगों ने डेबिट कहा है। अब देखिए ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 आंसर का मतलब है कि कोई एक साइड तो गलत है ना, या क्रेडिट वाले गलत हैं या डेबिट वाले गलत हैं। तो मेरा ये एम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो अब मैं आपको ये भी चलें रिवाइज करा देता हूँ। ये जो 200 है, ये इस वजह से इस तरफ बैलेंस आया है कि क्रेडिट साइड हैवी है, यानी क्रेडिट की वजह से ये बैलेंस बना है। अगर क्रेडिट साइड भी 4000 होती तो बैलेंस बनता ही ना। तो इसका मतलब है जिस चीज की वजह से ये बैलेंस बना है, इसका नाम भी वही है। तो ये क्रेडिट साइड की वजह से ये बैलेंस आया, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जिन्होंने क्रेडिट बैलेंस, मेजॉरिटी ने क्रेडिट बैलेंस कहा है, वो सही कह रहे हैं। अब ये बताइए, ये 9 जो है, ये कौन सा बैलेंस होगा? जी, इस लेजर में ये जो 9 है, 9 डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हैवी है, हैवी साइड की वजह से दूसरी तरफ बैलेंस डालना पड़ा, तो ये डेबिट बैलेंस है। ये सारी एक्सप्लेनेशन की हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, इनडायरेक्ट मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर। तो डेबिट किस अकाउंट को करते हैं? जब स्टोर से मटेरियल इशू होता है तो FOH डेबिट होता है और मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट होता है। इनडायरेक्ट वेजेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो FOH डेबिट होता है और वेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज्ड कैश, तो FOH डेबिट और कैश क्रेडिट। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस और FOH अकाउंट क्रेडिट। डायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री है, ये मटेरियल के चैप्टर में पड़ी थी। तो ये जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 एंट्री की रिवीजन होगी कि जो जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी उन एंट्रीज को हमने रिवाइज कर ली है। चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, लेजर पढ़ लिया, फिर एलोकेशन पढ़ ली, रीअपोर्शनमेंट पढ़ ली, अब्जॉर्प्शन पढ़ ली।
फिर हमने अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और फिर हमने बेसिस जो है वो पढ़ ली कि मशीन आर हो सकते हैं, लेबर आर हो सकते हैं, प्राइम कॉस्ट हो सकती है, वेजेस हो सकती है। हमने 6 पढ़ी थी, यहाँ पे 4 रिवीजन में उसने 4 लिखी हैं। ये आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सोल्यूशन आ गया। अब मैं आपको जी एमसीक्यूज करवाता हूँ। एफओएच के एमसीक्यूज करते हैं। जी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, क्वेश्चन नंबर 130। A factory consists of 2 production cost center G and H and 2 service cost center J and K. Total overheads allocated and apportioned to each center are as follows. चारों सेंटर्स के allocated and apportioned दे दिए। The work done by the service cost center can be represented as this one. परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर जे जो है वो जी और एच में शेयर होगा, और जो के है वो 50% जी में, 40% एच में, और जे में भी 10%। तो ये कौन सा मेथड हुआ, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ये रीअपोर्शनमेंट का कौन सा मेथड बनेगा। द कंपनी apportion the service cost center to production cost center using the method fully recognized by the work done. What are the total overheads of production cost center G? हमने सिर्फ G के overheads फाइंड करने हैं, पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, यानी H को कैलकुलेट बेशक ना करें, वो कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ G के overheads चाहिए। तो मैंने पूछा था जी कौन सा है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। शाबाश, स्टेप डाउन मेथड है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट कॉस्ट चार्ज कर रहा है, दूसरा उससे कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो ये स्टेप डाउन मेथड है। तो हमने सिर्फ जी के ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स वाला, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिख लेंगे जी, जे और के। एच को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि उसको सॉल्व करने का फायदा नहीं है, हमें कौन सा उसके नंबर मिलने हैं। एलोकेटेड एंड अपोर्शनड, जी के 40,000 है, जे के 30,000 और के 18,000। अब जिसका शेयर ज्यादा डिपार्टमेंट्स में जाना है उसे पहले करें, तो के का शेयर पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो के 18,000 नेगेटिव हो गया। अब इस के ने जी को शेयर देना है 50%, तो 9,000 जी के हिस्से में आ गया। 10% इसने जे को देना है, तो 1800 जे का हो गया।
तो ये टोटल हो गया 31,800 और ये टोटल हो गया नील। अब उसके बाद J31,800 को आप डिवाइड करेंगे तो ये नील हो जाएगा। 30% जी को 31,800 का 30% लें तो वो बना 9,540। तो हमने जी के टोटल ओवरहेड्स बताने थे, तो टोटल ओवरहेड्स उसके बनेंगे, इन तीनों को आप ऐड कर लें 58,540। तो देखिए कितनी देर लगी है। कल जो आपके जहन में एक सवाल आ रहा था कि सर 2 नंबर के लिए इतनी ज्यादा कैलकुलेशन, तो देखिए कैलकुलेशन लेंदी नहीं है। आपने सिर्फ उतना सवाल हल करना है जितना हमें जरूरत है। अब देखें एच को हमने नहीं छेड़ा, हमने एच की परसेंटेज अप्लाई नहीं की, ना हमने एच का डाटा लिखा, क्योंकि हमसे पूछा ही ये था कि जी के टोटल ओवरहेड्स बताएं। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 58,540, तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनिएगा, यहां तो उसने लिखा था ना कि व्हाट आर द टोटल ओवरहेड्स, तो आपने इन सब को टोटल कर लिया। कभी कभी सवाल ये कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ रीअपोर्शन्ड ओवरहेड्स। क्या कहता है? व्हाट इज द शेयर ऑफ रीअपोर्शन्ड ओवरहेड्स ऑफ जी, यानी जी को रीअपोर्शन कितने मिलेंगे, तो वो फिर इन दोनों का सम होना था, यानी फिर आंसर होना था 18,540। तो आपने रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि वो आफ्टर रीअपोर्शनमेंट सिर्फ रीअपोर्शन का शेयर पूछ रहा है तो फिर आपने 18,540 लिखना है, और अगर वो टोटल ओवरहेड्स पूछ रहा है तो फिर एलोकेटेड प्लस अपोर्शन प्लस रीअपोर्शन, तीनों का सम टोटल होता है। तो ये एलोकेटेड एंड अपोर्शन उसने दिए हुए थे, उसमें हमने रीअपोर्शन ऐड किए तो वो टोटल ओवरहेड्स हो गए। तो ये भी किसी सवाल में हो सकता है उसने सिर्फ रीअपोर्शन का शेयर पूछा हो और आप जुनूनी हो के सारा सवाल ही हल कर दें, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने रिक्वायरमेंट को जरूर देखना होता है। अपनी तरफ से सही ही करता है हर बच्चा, लेकिन आपने करना वो है जो कहा हो। अच्छा जी, इसका आंसर आप मुझे बताएं। व्हाट इज एन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट यूज्ड फॉर। ये बात मैंने लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताई है कि क्यों रेट निकाला जाता है। ABCD में से क्या आंसर होगा? जी शाबाश, जितने जवाब आए हैं सी बताया सबने। इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो चार्ज की जा सके। अच्छा, एक बच्चे ने ए कह दिया, यार ए तो आपको कभी भी नहीं कहना चाहिए था। कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करना वो अपोर्शनमेंट होता है। अब अगर इतनी इन डेप्थ लेक्चर के बावजूद आप गलत आंसर टिक करेंगे तो फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको चीजें याद रखनी है। मुझे जितना मर्जी अच्छा आता है, आपके पेपर उससे अच्छा नहीं होना। आपका पेपर अच्छा तब होगा जब आपको आता होगा। तो ये देखें कि कितना आसान सवाल था, इसमें तो गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए थी। सी आंसर है जी इसका। A factory consists of two production cost center P and Q and two service cost center X and Y। ये उसके एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स दे दिए। ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। ये सर्विस की कॉस्ट X की 40% P में शेयर होती है, 40% इधर, 20% इधर, तो ये टोटल 100% बन जाएगा। X जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी तरह जो Y है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये कौन सा मेथड बन गया? दोनों सर्विस सेंटर एक दूसरे को कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, तो ये जो है ये आपका टोटल 100% हो जाएगा।
जी, तो आफ्टर द reapportionment of service cost center cost has been carried out using a method of fully recognized, तो रेसिप्रोकल मेथड है ये, आपने मेरा ख्याल है बता भी दिया है, मैं देख नहीं सका. व्हाट इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ पी, हमें अब सिर्फ पी के टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट बतानी है. तो रेसिप्रोकल मेथड है, तो रेसिप्रोकल मेथड में सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी होती है. तो हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू, x को x कहते हैं जी, काम आसान हो जाएगा. 46,000 प्लस x को शेयर आएगा 10%, तो 0.1 y हो गया. और y की इक्वेशन बनी 30,000 प्लस 0.2 x, क्योंकि y को 20% शेयर मिल रहा है x से. तो अब हम इसे सॉल्व कर लें. y इज इक्वल टू 30,000 प्लस 0.2 और x की जगह पे x की वैल्यू लिख देते हैं. 46,000 प्लस 0.10 y, तो ये बन गया 30,000. 46,000 इंटू 0.2 किया तो 9200 हो गया. ये हो गया 0.02 y. तो ये y वाली चीजें एक तरफ कर लें. 39,200, तो ये हो गया 39,200 डिवाइडेड बाय 0.98. 0.98 बन जाएगा ना ये. 39,200 डिवाइडेड बाय 0.98, तो ये 40,000 आ गया जी आंसर. ये y का टोटल ओवरहेड्स बन गए. और अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूं तो x का आंसर भी निकल आएगा. 46,000 प्लस 0.10 इंटू 40,000, तो ये हो गया 46,000 प्लस 4,000, आंसर इज 50,000. तो ये x का टोटल हो गया और ये y का टोटल हो गया. और जब x और y का टोटल हो गया तो अब हमने करना क्या है, हमने p के टोटल ओवरहेड्स बताने हैं. तो p के टोटल ओवरहेड्स बता देते हैं, कोई मसला नहीं है. p के अपने एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स जो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो 95,000 है. प्लस p को x से शेयर आना है. x टोटल है 50,000. इस 50,000 में से p को 40% चार्ज होना है, तो 20,000 बन गया. और जो y है, y का आंसर 40,000 आया और y p को 30% चार्ज हो रहा है, 12,000 हो गया. तो इनको जब आप ऐड करेंगे 95 प्लस 20 प्लस 12, तो 127 बनेगा. तो ये जी p के टोटल ओवरहेड्स होंगे 127,000. तो आप डी ऑप्शन को टिक कर देंगे. तो आपने सिर्फ उतनी वर्किंग की जितनी रिक्वायर्ड थी, लेकिन मैंने आपको कल जब करवाई तो मैंने पूरी वर्किंग कराई थी जिसमें नील होता भी आपको नजर आ रहा था. आज आपने यकीन कर लेना है कि वो नील हो जाएगा. इसमें अगर ये सारा तरीका किया हुआ है तो आपको, तो पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन, इसी वजह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान लगते हैं. जी मुझे बता दें अगर कोई यहाँ तक कोई इशू है. A cost center has an overhead absorption rate. अब देखें इस सवाल में OAR खुद ही दे दिया, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट दे दिया पर मशीन आवर बेस्ड ऑन अ बजटेड लेवल. ये बजटेड लेवल भी दे दिया. इन द पीरियड कवर्ड बाय द बजट एक्चुअल मशीन आवर्स वर 2% मोर देन द बजटेड आवर्स. कहता है जो एक्चुअल आवर्स हैं वो बजट से 2% ज्यादा हैं. तो बजट दिया हुआ है तो बजट से 2% ज्यादा कैलकुलेट कर लें तो वो एक्चुअल आवर्स हो जाएंगे. और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द कॉस्ट सेंटर वाज दिस वन. व्हाट इज द अंडर और ओवर?
तो अब हमें पता है कि अंडर और ओवर का फार्मूला अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो पहली चीज जो जो दिया हुआ है वो लिख लें। एक्चुअल ओवरहेड्स आई थिंक दिए हुए हैं। एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इंकर्ड वाज 56,389। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकलते होते हैं? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो कि दिया हुआ है 4.25 पर मशीन आवर इनटू एक्चुअल लेवल, इनटू क्या आना आता है? एक्चुअल लेवल। अब एक्चुअल लेवल कितना बताया हुआ है क्वेश्चन में? उसने कहा है दिस इज 2% मोर देन द बजट। तो बजट कितना था? 12,400। तो 12,400 को 2% बढ़ाएं, क्या आंसर आता है मुझे जरा बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2% इंक्रीज करना है 12,400 को। 12,648। शाबाश, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4.25 से, तो ये बन गया जी 53,754। उसमें से आप ये माइनस करें, तो आंसर आपका आ गया 2635। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये अंडर है या ओवर है। तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थोड़े हैं, तो ये अंडर अब्जॉर्ब्ड हो गए। तो ये ऑप्शन ढूंढ लेंगे, अंडर अब्जॉर्ब्ड की कौन सी ऑप्शन है? ये है मेरा ख्याल बी। वन 134 का आंसर बताएं आप, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा, हमने डिस्कशन की है इसकी। कहता है ओवर अब्जॉर्ब्ड कब होते हैं? कॉमन आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है, बताएं जरा आंसर इसका 134 का। जी शाबाश, सही है। ओवर अब्जॉर्ब तभी होते हैं जब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा हो। ठीक है, ये आंसर बनेगा इसका। The management accountant's report shows that the fixed production overheads were over absorbed। कहता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिपोर्ट से पता चला कि फिक्स्ड ओवरहेड ओवर हो गए, अब्जॉर्ब इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दैट इज सर्टेन टू लीड दिस सिचुएशन? कहता है ओवर अब्जॉर्ब्ड कब होंगे? ये जरा आप मुझे पढ़ के बताइए, आप गैस करें क्या इसका आंसर होगा। ए बी सी डी में से ध्यान से पढ़ें। ओवर कब होता है और अंडर कब होता है? ओवर का बताना है सिर्फ आपने। जी शाबाश, डी आंसर है इसका।
ये आपको पता है कि मैं यहाँ साइड पे फॉर्मूला लिख के समझा देता हूँ। जब हम अंडर या ओवर निकालते हैं ना, तो उसके लिए एक चीज चाहिए होती है अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक चाहिए होता है एक्चुअल ओवरहेड्स। ओवर तब होता है जब ये फिगर हायर हो और ये फिगर लोअर हो। अच्छा, ये फिगर हायर तब आती है क्योंकि ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं दो चीजों पे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल। इसका मतलब है कि ओवर तब होगा जब एक्चुअल लेवल हायर होगा, यानी ये रकम बड़ी होगी तो आंसर ये बड़ा बनेगा। और एक्सपेंस को देखा जाए तो एक्सपेंस छोटा होगा तो फिर ही ओवर बनेगा। तो दोनों बातें डी में बन रही हैं कि प्रोडक्शन वॉल्यूम इज हायर एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज लोअर। यानी ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना, ये थोड़ा होना चाहिए और ये फिगर बड़ी होनी चाहिए, फिर ही ओवर अब्जॉर्ब्ड आता है। और इसकी बड़ी फिगर हासिल करने के लिए आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्चुअल लेवल ज्यादा होना चाहिए। तो ये डी आंसर में दोनों चीजें मौजूद हैं, इसलिए डी है। 136 का बताएं जी। What would be the accounting entry for 10,000 of over absorbed? अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताई नहीं थी, ये मैं आप बता देता हूँ। जो ओवर अब्जॉर्ब्ड है वो आपकी इनकम है। मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ, ये बात वहां पे रह गई थी। अगर आपने अंडर अब्जॉर्ब्ड किया है तो ये एक्सपेंस बनता है, याद रखिएगा। अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपका एक्सपेंस बनना है क्योंकि आपके ओवरहेड्स ज्यादा आए हैं, तो इसको एक्सपेंस बुक करना है। और ओवर का मतलब है कि आपने कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लिए, तो ओवर अब्जॉर्ब्ड। अब जब एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड अकाउंट डेबिट, ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। अभी आप देखें कि जो अंडर अब्जॉर्ब था, जब हमने लेजर पढ़ा तो वो ओवरहेड की क्रेडिट साइड पे आया था, और जो ओवर अब्जॉर्ब्ड है वो आपकी इनकम है, तो उसकी एंट्री होगी एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो ये इनकम की एंट्री है और ये वाली अंडर की एंट्री है। तो अब उसने ओवर की एंट्री पूछी है, तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओवर अब्जॉर्ब कहा है इसमें, व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर 10,000 ओवर अब्जॉर्ब। तो ओवर अब्जॉर्ब इनकम है, तो इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा और ओवरहेड अकाउंट डेबिट होगा, तो ये डी आंसर बनेगा। ये एंट्री आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अंडर अब्जॉर्ब की नेचर एक्सपेंस है कि ये आपका एक्सपेंस बनेगा, तो एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एफओएच अकाउंट क्रेडिट। और ओवर अब्जॉर्ब आपकी इनकम है, तो उसे एफओएच अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और आप वो जो लेजर मैंने बनाया था उसमें आप देखें ओवर अब्जॉर्ब एफओएच की डेबिट साइड पे ही आ रहा है और अंडर अब्जॉर्ब एफओएच की क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अच्छा जी, 137। ड्यूरिंग अ पीरियड 50,000 वर इंकर्ड फॉर इनडायरेक्ट लेबर। तो ये इनडायरेक्ट लेबर की एंट्री हमने पढ़ी है, ओवरहेड अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सी आंसर बनेगा जी इसका 137। ये जी सवाल करते हैं, ये प्रोडक्ट के ओवरहेड हैं जो कल हमने किया था, आज हमने इसका कोई सवाल नहीं किया, तो अब हम इसको जरा पढ़ते हैं, तवज्जो से समझिएगा। आई मेक्स टू प्रोडक्ट्स पी एंड टी। एक कंपनी है, वो दो प्रोडक्ट बनाती है, पी एंड टी, पाई एंड टेन, इन अ फैक्ट्री डिवाइडेड इनटू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड असेंबली। यानी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। In order to find a fixed overhead cost per unit, the budgeted data is available. ये कॉस्ट आ गई बजटेड, ये पर यूनिट टाइम आ गया, ये बजटेड प्रोडक्शन आ गई 4,000 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी पी और टी दोनों 4,000 बनाने हैं। एंड द फिक्स्ड ओवरहेड आर टू बी अब्सॉर्ब्ड विद रेफरेंस टू लेबर आवर्स। व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी?
अब देखें, हमने फाइंड क्या करना है, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पाई, ठीक है जी। अब इस फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो कल हमने पढ़ा था कि अगर दो डिपार्टमेंट्स हैं तो दोनों से ओवरहेड चार्ज होते हैं, मशीनिंग से भी ओवरहेड चार्ज होंगे, असेंबली से भी होंगे। अब ओवरहेड चार्ज करने के लिए हमारे पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए। इसका मतलब है दो डिपार्टमेंट्स हैं तो दोनों का OAR चाहिए, तो मशीनिंग का OAR निकालते हैं। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, तो बजटेड ओवरहेड्स हैं 1,20,000। बजटेड बेस क्या लेनी है, कहता है लेबर आवर्स की बेस पे, तो लेबर आवर्स जरा बना लेते हैं। मशीनिंग और असेंबली। मशीनिंग दो, पी और टी दो प्रोडक्ट्स हैं, 4,000 यूनिट इसके बनने हैं, 4,000 ही इसके बनने हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ है। मशीनिंग के एक यूनिट के लिए 0.5 आवर चाहिए और इसके लिए 1 आवर चाहिए, तो इसका मतलब है 2,000 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 4,000 घंटे यहाँ लग जाएंगे। मशीनिंग के टोटल आवर्स 6,000 है। ये कल भी हमने कैलकुलेट किए थे टोटल आवर्स, कि जितने यूनिट बनाने हैं उसको पर यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह असेंबली डिपार्टमेंट में यूनिट तो 4,000 ही बनने हैं दोनों के, लेकिन असेंबली में पी को टाइम चाहिए 0.2 आवर, 800 आवर चाहिए इसको, और इसको चाहिए 0.25, तो 1,000 ये हो गया, 1,800 इसके टोटल आवर्स हो गए। यहाँ पे हमें मशीनिंग के आवर्स लेने हैं, तो 6,000 हुआ, तो रेट क्या आया, $20 पर मशीन आवर। ये इसका रेट आ गया। असेंबली ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, कितने ओवरहेड्स हैं, 72,000। अब इसकी बेस क्या होनी है, आर्स, और आर्स कैलकुलेट किए 1,800, इसका क्या आया, 72,000 डिवाइडेड बाय 1,800, 43.33 पर आवर, पर मशीन आवर। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी बच्चों, ये रेट आ गया जी हमारा, मशीनिंग और असेंबली दोनों का रेट आ गया। अब हम रेट को यहाँ पे यूज करेंगे। इसका रेट 20 है, इसका रेट 43.33 है। अब हमने प्रोडक्ट पी के ओवरहेड्स बताने हैं ना, तो अब देखिएगा जरा, ये प्रोडक्ट पी है, इसको मशीनिंग में कितना टाइम चाहिए? 0.5। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनिंग के लिए मशीन का टाइम, तो ये 10। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को असेंबली में कितना टाइम चाहिए? 0.2। इसको तो ये बना 8.67, और इन दोनों को जब टोटल करेंगे 18.67, तो ये आपके टोटल ओवरहेड्स बनेंगे। यहाँ पे हम 18.67 लिखेंगे। आप मुझसे अगर कोई कंफ्यूजन है तो सवाल जवाब कर लें इस सवाल से रिलेटेड। ये कल भी हमने किया था, बस डाटा फर्क है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका पूरा सोल्यूशन है कि हमें प्रोडक्ट पाई जो है उसके ओवरहेड्स फाइंड करने थे। प्रोडक्ट पाई दो डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है, मशीनिंग और असेंबली। मुझे दोनों का रेट चाहिए था। पहले मैंने दोनों का रेट निकाला। रेट निकालने के लिए मुझे एक चीज दी हुई थी, बजटेड कॉस्ट, लेकिन बजटेड लेवल नहीं दिया था। तो ये मैंने बजटेड लेवल पहले कैलकुलेट किया। कल भी हमने सेम इसी तरीके से क्वेश्चन किया था। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, मुझे आप जरा कैलकुलेट करके बताएं प्रोडक्ट टी के ओवरहेड्स। प्रोडक्ट टी के ओवरहेड्स बता दें जी। ये जो दूसरी प्रोडक्ट है 10 के ओवरहेड्स बताएं जरा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। जी मुझे कुछ आंसर आए हैं, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं हूँ। मैं करता हूँ आपके सामने, फिर आप उससे मैच कर लीजिएगा। जिनके सही होंगे वो देख लेते हैं। देखें जी, अब हमने प्रोडक्ट 10 का बताना है, तो 10 के साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने पाई के साथ किया था। ये भी मशीनिंग से गुजरी है और असेंबली से। हमें मशीनिंग का रेट $20 फाइंड किया हुआ है, असेंबली का रेट हमने $43.33 फाइंड किया हुआ है। अब 10 का डाटा लेना है। ये प्रोडक्ट 10 है, 10 को मशीनिंग में 1 आवर चाहिए, तो मैं मशीनिंग के लिए इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 20 बना। और 10 को असेंबली में टाइम चाहिए 0.25, तो इसको मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा। 43.33 इंटू 0.25, तो ये बनेगा 10.83, तो टोटल हो गया 30.83। तो ये इसके टोटल ओवरहेड्स हैं। तो ये था जी प्रोडक्ट टी का आंसर।
अब आप देख लें कि आपने क्या निकाला था। अगर आपका आंसर यही है 30.83 तो ये सही है। जिले बास आपने क्यों गलत किया है इसको? 14.83 कैसे आ गया? इसको आप देख लीजिएगा क्या गलती हुई है। तो ये मशीनिंग और असेंबली जो है ये उसी तरीके से हमने अब टी का डाटा लिया है। अब स्टूडेंट गलती ये कर सकता है कि प्रोडक्ट तो टी ले रहा है लेकिन आर्स पी के ले ले, तो वो तो जाहिर है गलत ही होगा ना। तो इसलिए आपने आर्स भी उसी प्रोडक्ट के लेने हैं जिसकी आप ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फेल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ना आता हो, आपको आता हो, आपका ध्यान नहीं है, आप फिर भी सवाल गलत कर सकें। तो ये जी प्रोडक्ट पी और टी रिक्वायर्ड नहीं था, वो मैंने आपसे वैसे कैलकुलेट करवाया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 139 सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप खुद से ही देख लेंगे इसको। 140 में अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है। ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप ये कैलकुलेशंस करें। 141 भी आप ही करेंगे, 42 भी आप नहीं करना है। ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आ गया, अगेन आप करेंगे। अंडर ओवर की कैलकुलेशन है, ये भी आपको ही करनी चाहिए। बच्चे समझदार हो जाए ना तो फिर टीचर को सुकून रहता है। अब ये रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, नहीं होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन आप इसको करेंगे तो हो जाएंगे। उससे आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पहली दफ़ा सवाल कर रहा था, अनसीन क्वेश्चन थे और मेरे सही हो गए। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज करने हैं। अगर रॉ हैंडेड क्वेश्चंस आप करने लग गए तो फिर वो नहीं आपसे होंगे। आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लेने। जब आप समझें कि मुझे आ गया है, फिर आपने ये बाकी के एमसीक्यू सारे करने हैं। ये आपके लिए अनसीन है, जस्ट लाइक पेपर। पेपर में भी अनसीन क्वेश्चन होते हैं। तो आपको खुद कराने का मकसद ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि अभी मैंने जस्ट लेक्चर लिया, रिवाइज किया, मैंने अनसीन क्वेश्चंस किए और मेरे इतने ठीक हो गए। तो इसको जी आपने खुद से कंप्लीट करना है। और जिन लोगों के ये कैप्लान के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं वो एफओएच की बीपीपी किट के क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। लेकिन बीपीपी की किट आपको पता है कि उसकी वर्डिंग थोड़ी सी इससे ज़्यादा टेक्निकल होती है, वो वर्डिंग में थोड़ा घुमाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में बीपीपी की किट के चंद सवाल आपको करवा दूंगा, आप अपने तौर पे कर लीजिएगा जितने आप कर सकें। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सा करवाऊं, वो बता दें। अदरवाइज अगर सारे कराने हुए तो सारे भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जितने खुद से कर सकेंगे ना वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे ना? जी चलें, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।